वर्तमान समय में वैश्विक प्रभुत्व और आधिपत्य के मायने बदल गए हैं। इस पर कब्जा करने के तरीके भी बदल गए हैं। यह बदलाव सैन्य उपस्थिति, बल प्रदर्शन, वित्तीय सहायता से लेकर वित्तीय प्रतिबंध तक जारी है। हाल ही में रूस यूक्रेन हालात इसी के प्रमाण है। यहाँ कौन सही है कौन गलत है ये तो बात की बात है, लेकिन एक बात जो तय है वो यह है कि यह चिंगारी पूरी दुनिया में आग लगाने के लिए काफ़ी है। और दुख तो इस बात का है कि इसका पूर्व अंदाजा होते हुए भी इसे रोका नहीं जा सका। इसकी शुरुआत 2014 में रूस के क्रीमिया आक्रमण और मिन्स्क समझौते के साथ हुई थी। मिन्स्क समझौता जिसका उल्लंघन ही वर्तमान युद्ध का कारण है। फिर नाटो, जिस पर रूस तो चढ़ा हुआ था, लेकिन यूक्रेन को इससे मदद के काफ़ी आसार थे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं नाटो को। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद रूस, जो पहले यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, और अमेरिका, ये दोनों दो बड़ी ताकत के रूप में उभरे। और ये दोनों दुनिया पर अपना अपना दबदबा अपने अपने तरीके से कायम रखना चाहते थे। और इसी क्रम में यूरोप में यूएसएसआर के प्रसार को रोकने के लिए यूरोपीय और अमेरिका ने मिलकर एक सैन्य गठबंधन बनाया। नाम नाटो, पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई और इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। इस समय इसमें 30 सदस्य देश हैं, जिसमें 28 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं। नाटो की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नाटो के सदस्य देशों और उनकी आबादी की रक्षा करना है, और इसके लिए इसने अपना एक चार्टर भी बनाया है और यह इसी चार्टर के अनुसार संचालित होता है। फिर यूएसएसआर पीछे कहाँ रहने वाला था। इसने इस नाटो से निपटने के लिए 14 मई 1955 को WTO यानी वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या वार्सा पैक्ट किया। यह वार्सा पैक्ट सोवियत संघ समेत 8 देशों के बीच हुआ था, लेकिन 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट का महत्व ही खत्म हो गया। अब मूल समस्या यह है कि वार्सा पैक्ट तो खत्म हो गया, लेकिन नाटो का अस्तित्व अभी भी बना हुआ है और इसमें दिन ब दिन नए नए देश शामिल होते जा रहे हैं। रूस के लिए यही सरदर्द है। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यूक्रेन भी इसी नाटो में शामिल होना चाहता है, जबकि रूस नाटो के साथ यूक्रेन की नज़दीकियों का विरोध कर रहा है, क्योंकि एक तो नाटो रूस के विरुद्ध बना ही था और दूसरा यूक्रेन की सीमा, जो कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था, उस यूक्रेन की सीमा एक तरफ रूस से तो दूसरी तरफ यूरोपीय संघ से लगती है। अब ऐसे में अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो नाटो की उपस्थिति एकदम से रूस के दरवाजे तक हो जाएगी, जिसे रूस अपनी सुरक्षा के लिए कतई ठीक नहीं मानता। और यही मुख्य कारण है रूस का यूक्रेन पर आक्रमण की। हालांकि भारत इस पर मौन है, क्योंकि भारत रूस संबंध शुरू से ही काफ़ी प्रगाढ़ रहे हैं। रूस ने भारत की हर तरह से मदद की है। परमाणु परीक्षण से लेकर जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने तक रूस भारत के साथ खड़ा रहा है। लेकिन अगर बात करें भारत यूक्रेन के संबंधों की, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के अक्सर भारत विरोधी बयान आते रहे हैं और फिर रूसी हथियारों पर भारत की निर्भरता जग जाहिर है। ऐसे में यूक्रेन आक्रमण के कारण रूस पर लगे प्रतिबंधों का रूस, भारत और दुनिया पर क्या असर होगा, आइए इसे समझते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ ने यूक्रेन में युद्ध के जवाब में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनके विदेश मंत्री जैसे कई लोगों पर, उनकी संपत्ति पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। उनकी संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। वे रूसी केंद्रीय बैंक पर प्रतिबंध लगाने और अन्य आर्थिक प्रतिबंधों के अलावा स्विफ्ट वैश्विक भुगतान प्रणाली से देश के कुछ उधारदाताओं को हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया जैसे कई देश इसका समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान स्विफ्ट प्रणाली के माध्यम से रूस पर प्रतिबंध वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए एक समस्या है। तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान पर भी इसी तरह के प्रतिबंध लगे थे, पर रूसी अर्थव्यवस्था अफगानी अर्थव्यवस्था से काफ़ी अलग, संरक्षित और अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण पर कम निर्भर है। इसलिए इस प्रतिबंध का नुकसान रूस को उसके सकल घरेलू उत्पाद के 1% हानि तक ही संभावित है। चीन और रूस ऐसे देश हैं जो इन प्रतिबंधों के प्रभाव से बिना प्रभावित हुए ही निकलने का रास्ता जानते हैं। हाँ, इससे छोटे देशों को काफ़ी नुकसान होगा, पर बड़े देशों का फायदा भी अच्छा हो। जैसे चीन इसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में निवेश को एकजुट करने और भारत को अलग थलग करने के अवसर के रूप में देखेगा। फिर जिन चीज़ों के लिए भारत रूस पर निर्भर है, उनका नुकसान भी भारत को होगा। वैश्विक स्तर पर देखें तो तेल, गैस, पैलेडियम, गेहूं और उर्वरक के रूसी निर्यात में किसी भी बाधा का असर, खासकर एक ऐसे समय में जब कीमतें कोविड-19 के कारण मुद्रास्फीति से बड़ी मुश्किल से उबर रही हैं,
इन प्रतिबंधों से फिर से भयंकर रूप से प्रभावित होंगी। इस पूरे मामले में यदि सबसे ज़्यादा किसी का फायदा है तो वह है चीन, क्योंकि चीन के लिए ताइवान का रास्ता साफ हो जाएगा और साथ ही रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों से भी इसको सीधा फायदा होगा। अब जब यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने से मना कर दिया तो अब यह युद्ध शायद थम जाए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ भविष्य के गर्त में है, क्योंकि इस पूरे मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता पर भी प्रश्न चिन्ह लग चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका गठन ही इन युद्धों को रोकने के लिए हुआ था, लेकिन क्या यह इस कार्य में सफल है? इसके अस्थायी सदस्य ही युद्ध के जनक और मनमाने नियम बनाने, उनका पालन करने, उनके तोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। यूएनओ में किस तरह के सुधार इसी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी उपयोगी बनाए रख सकते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।